श्रोताओं नमस्कार, मैं गिरीश बिलोरे अपने पॉडकास्ट चैनल पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम दो युवा साथियों को अपने साथ पाके बहुत खुश हो रहे हैं। मेरा सपना था कि पहला पॉडकास्ट इनके साथ ही करेंगे। हमारे साथ हैं पूजा और अक्षय, और दोनों MPSD में प्रशिक्षित होकर आए हैं और अब थिएटर के फील्ड में एक सशक्त हस्ताक्षर हो चुके हैं। अक्षय हमारा सपना था और सपना है भी, और मैं तो आप में बहुत कुछ देखता हूँ। शायद मैंने अपनी भावनाएं भी व्यक्त की थी और वो आप जानते हो। तो ये थिएटर का चस्का कहाँ से लगा? चलिए जानते हैं कि अक्षय किस तरह थिएटर की तरफ आकर्षित हुए और उनकी रंग यात्रा कैसे शुरू हुई। सर ये बाल भवन से 2007 में बाल भवन ज्वाइन किया था। हाँ। क्योंकि बाल भवन मेरे घर के काफी नजदीक है। हाँ, अब तो शिफ्ट हो गया है। बिल्कुल 10 कदम पे बाल भवन था सर। वहाँ पे वर्कशॉप लगी थी थिएटर की। उससे पहले तो खैर दूसरी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करते थे, क्योंकि वहाँ पे फीस थी, नॉमिनल फीस थी 60 रुपए। तो उसमें 2 विधा आप सीख सकते थे। तो 2 विधाओं में पेंटिंग चुना और म्यूजिक चुना। तो फिर धीरे धीरे वो सीखा, फिर डांस भी सीखने लगे धीरे धीरे। वो तो केवल चुनना होता था, बाकी आप कहीं पे भी चले जाओ। हाँ। बच्चे खुद बहुत लिबरल है। तो क्या सीखना है, तो मैंने तबला लिया था और पेंटिंग ली थी। फिर धीरे धीरे ड्रामा की वर्कशॉप लगी। उसमें संजय दादा आए थे 2008 में। तो उन्होंने पहला नाटक किया था रानी अवंतीबाई। बहुत चर्चित नाटक था। हाँ, वो तो अभी भी चल रहा है। अभी भी वही चल रहा है, फॉर्मेट वही है, स्क्रिप्ट भी वही है। तो पहला नाटक वो हमने किया था। तो 15 अगस्त 2008 को मानस भवन में उसकी प्रस्तुति दी थी और 22 अगस्त 2008 को भारत भवन भोपाल में। अरे वाह! भारत भवन भोपाल मतलब तो ये बाल भवन का प्रोडक्शन था? ये बाल भवन का प्रोडक्शन, बाल भवन का। हाँ, ये पहला एक फुल फ्लेज्ड नाटक था बाल भवन की तरफ से। वो कौन सी संस्था है? स्वराज संस्थान। स्वराज संस्थान। हाँ, तो उनने स्पॉन्सर किया था। हाँ, ये लगातार 2 बार हुआ है। 2008 में ये हुआ, फिर 2009 में फिर से संजय दादा आए। तो मिला तेज से तेज दविंदर सर। मिला तेज से तेज सुभद्रा जी पे केंद्रित था। जी 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 जी, सुभद्रा कुमारी चौहान पे। पूजा, आपने कैसे इसको थिएटर को अपनाया? अब जानते हैं क्या रहा पूजा का जवाब थिएटर को अपनाने के संबंध में। सर, फर्स्ट तो न्यूज़पेपर पे एक जो विज्ञापन वाला पार्ट रहता है, उसमें हमने पढ़ा कि बाल भवन नाम की एक संस्था है जिसमें आप 60 रुपए में 2 विधाओं में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा। अब 2008 की बात है, जस्ट अक्षय से 1 साल बाद। छोटी सी साइकिल हुआ करती थी, बस साइकिल उठाई और बाल भवन पूछते पूछते निकल गए। तब हम 8वीं में हुआ करते थे। तो उधर एडमिशन, अब इतना कंफ्यूजन, सब देखा भाग्य, यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है, और हमें लगता था ना कि क्या नहीं, कुछ नहीं छोड़ना चाहते हम, सब कुछ करना है। और कंफ्यूजन की कोई 2 विधा में ही एडमिशन लेना है। तो इंद्र पांडे सर मिले सबसे पहले वहाँ पर। इंद्र पांडे सर वहाँ डांस सिखाते थे, फोक डांस सिखाते थे। तो एक तो निश्चित हो गया कि चलो फोक डांस करना है। फिर मन लुभाया पेंटिंग की तरफ, एक पेंटिंग की। अब जो टाइमिंग हुआ करती थी, शुरू हुआ सिलसिला कि चलो थोड़ा पहले चले जाते हैं, तो थोड़ा कथक को भी देख लेंगे। तो ऐसे बाहर से देख रहे हैं, अच्छा ऐसे हो रहा है, ऐसे सिखाया जा रहा है। फिर कुछ बच्चे खेल भी रहे हैं, वहाँ हस्तकला भी चल रही है। तो सब जगह थोड़ा ये रुझान देखकर इंद्र पांडे सर ने हमें सजेस्ट किया कि तुम्हें थिएटर ज्वाइन करना चाहिए। उस टाइम हमें पता भी नहीं था कि थिएटर क्या होता है। नया शब्द हमने पहली बार सुना था। तो इंद्र पांडे सर ने बोला कि चंचलाबाई चले जाओ और वहाँ पर जाकर तुम्हें अच्छा लगेगा और बहुत सारी चीजें कर पाओगी। तो ऐसे कुछ शुरुआत हुई और फिर से अपनी छोटी सी साइकिल उठाई और रंगमंडल जा पहुंचे विवेचना। घर में कोई प्रतिबंध नहीं, घर में परवरिश ही ऐसी हुई थी कि जो करना है करो, कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो तुम्हें नहीं आता। तो सब कुछ सीखने के लिए प्रेरित किया गया बचपन से ही।
आप समाज सेवी जिसको वो नहीं जानती हैं उसके लिए भी वो तत्पर रहती हैं हर कुछ करने के लिए। तो ये शायद क्या पक्का उन्हीं से आए और बिल्कुल सहज रहना, नेचुरल रहना, ये उनसे ही है। अक्षय, आप किस क्लास में थे जब बाल भवन आए थे? ये भी 7th, हाँ 7th में थे। ये भी 2008 में आई, लेकिन मैं इसको जाना हूँ 2015 या 16 से। हाँ। जब ये MPSD में थी तब मैं शायद पहली बार मिला था। हाँ। एक ब्रेक हुआ था थिएटर में। हाँ। और वो इसलिए हुआ था कि थिएटर किया हमने, दुर्गा और ज्योति साथ बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल भव्य, बहुत बड़ा दुर्गा प्ले, और मनु का किरदार भी मिला बचपन में। तो लाठी सीखना, तलवार सीखना नहीं, पहला तभी हो गया था। हम जैसे ही एंटर हुए हमने मनु किया, तो बहुत ही अद्भुत था। और उससे रुझान इधर ज्यादा हो गया थिएटर की ओर, और पढ़ाई कहीं पीछे दबने लगी। अच्छा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन था कि घर से प्रतिबंध आया कि अब क्यों पहली बार प्रतिबंध आया। हाँ, दिन भर रिहर्सल हो रही है। हाँ। और सुबह से इतनी एक्साइटमेंट के साथ चले जा रहे हैं और पता चला शाम को आ रहे हैं। तब रिजल्ट खराब हुआ था और उसके कारण नानी ने बोला कि हम नानी के पास रहते थे, तो उन्होंने बोला कि तब पता नहीं था कि इसमें भी करियर हो सकता है कि क्या, और सबको लगता था ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है लेकिन रिजल्ट डाउन हो रहा है। तो तब उन्होंने बोला कि तुम्हें थिएटर छोड़ना पड़ेगा, और ये बहुत ही ज्यादा दुखद था हमारे लिए कि थिएटर कैसे छोड़ देंगे। हाँ। ये कैसे संभव है। और उसके बाद चाहे अनचाहे जो भी हुआ, पर एक शर्त रखी कि ठीक है, अच्छा तो वहाँ हम कम समय देंगे। ये किस एज की बात है? ये 2009 की बात है। 2009। हाँ। मतलब किस क्लास में थे तब? शायद 9 में। हम लोगों का ऐसे ही चलेगा। 2007 मतलब 7th 8th। आपको कोई प्रतिबंध घर से? हाँ सर, उसके पहले तो खैर मैं क्रिकेट खेलता था, तो क्रिकेट क्लब जाता था डेली। यहाँ पे MH क्लब हुआ करता था। हाँ। राइनताल स्टेडियम में। तो क्रिकेट तो काफी खेला। ना जैसे आपका रानी अवंतीबाई हुआ तो थोड़ा क्रिकेट का नशा उतरने लगा। हाँ सर, क्योंकि थिएटर की टाइमिंग भी शाम को होती है। हाँ। रिहर्सल्स भी शाम को होती है। अच्छा। तो दोनों में से एक को चुनना था। तो मैंने थिएटर को चुना। और पढ़ाई के मामले में? पढ़ाई के मामले में सर 9th तक तो गाड़ी ठीक ठाक चली, 10th तक भी ठीक ठाक चली गाड़ी। 11th से थोड़ा सा 11 में क्या है, मुझे लेना नहीं था मैथ साइंस, मगर मुझे जबरदस्ती दिला दिया। हाँ, वो हमारे साथ भी अत्याचार हुआ था। तो वो तो स्कूल में ही होते हैं एग्जाम। तो मतलब 11th वाला तो निकाल लिया था। 12th में यहाँ से ईयर डगमगाने लगा। जैसे 2007 में 7th में रहते थे, 2008 में 8वीं में आ गए, 2012 में हम 12th में थे, 2013 में भी हम 12th में थे। उसी कारण 2 साल फिर अगले साल मैंने मैथ्स कॉमर्स लिया, तब जाके हम 12th थोड़ा सा निकाल पाए। तो मैथ साइंस में नहीं हो पा रहा था, बहुत मुश्किल हो गया था। नहीं तो ये तो फुल टाइम वो है, वो हुई थी क्योंकि वो कमी हमें थी कि हमने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। उसका थिएटर से कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि थिएटर से तो और दिमाग और अच्छा होता है। मैं इसी बात पे आना चाह रहा था। मैं इसी बात पे इसलिए आना चाह रहा था कि संजय गर्ग जी से जब बात हुई थी तो संजय जी ने कहा था कि थिएटर जो है वो ओवरऑल आपका बदलाव ला देता है, और इवन स्टडी के लिए भी थिएटर बहुत महत्वपूर्ण है। थिएटर है, ये पढ़ाई रही है स्कूल में थिएटर, और अब तो टीचर्स भी स्कूल्स में चाहे कॉलेजेस में थिएटर टीचर बहुत अनिवार्य रूप से रखे जा रहे हैं। और धीरे धीरे तो लगभग वो हर कॉलेज और हर स्कूल में लगभग एक थिएटर टीचर होगा ही होगा। मतलब अब विजन और पॉइंट ऑफ व्यू दोनों बदल रहे हैं। माने अब इंडिया अपेक्षाकृत ज्यादा विजनरी हो गया है एजुकेशन के मामले में। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये थिएटर में लग गए, खेल कूद में लग गए, पढ़ाई का टेंशन हो गया। तो उस दौर में
शैतानियाँ कहाँ गई थी पूजा, लेकिन तुमसे पूछने के पहले मैं अक्षय को टारगेट करता हूँ। अक्षय ने शैतानियाँ बहुत की हैं। जब मैं बाल भवन में आया था तब अक्षय के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था कि सबसे शरारती बच्चा जो है वो अक्षय है। सर ये मतलब ठीक है, मुझे सोच के हंसी आती है। 2007 में जब पहली वर्कशॉप से थिएटर की अब मैं भले ही थिएटर कर रहा हूँ, मुझे पहली वर्कशॉप से निकाल दिया गया था। हाँ। केवल मेरी शरारतों के कारण। हाँ। हमारे ही एक सीनियर हैं, वो वर्कशॉप ले रहे थे, तो वो कुछ एक्सरसाइज करा रहे थे, तो उन्होंने मुझे गुस्से में चिल्ला दिया। संतोष भैया का नाम लो ना। हाँ, संतोष भैया हाँ। संतोष भैया ने मुझे चिल्ला दिया। अब मैं छोटा सा तो था, तो सारे दोस्त थे। हाँ, ईगो हर्ट हो गया। तो मैंने बहस कर ली उनसे, कुछ बोल दिया। उन्होंने मुझे धुतकार के बाहर भगा दिया, तो मैं बाहर भाग गया और फिर मैं नहीं आया। हाँ। मैं उनकी पूरी वर्कशॉप में, मैं नाटक में भी नहीं रहा। हाँ। क्योंकि वो मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, मुझे सबके सामने धुतकार के भगाया, मैं आया ही नहीं। तो बाद में जब संजय सर आए तो उन्होंने मुझे नाटक में लिया, तो उन्होंने भी पहले मुझे रखा, देखा, तो उन्होंने देखा यार कि ये बहुत ज्यादा शैतानी करता है, ये दूसरों को बरगलाता है, ये खुद भी जाता है बाहर खेलने और 4-5 को फिर ले जाता है, ये वो करता है। तो उन्होंने मुझे डिप्टी कमिश्नर वॉर्डिंगटन का रोल दे दिया। हाँ। वो उस नाटक में मतलब विलन ही रहता है। हाँ, विलन भाई को घेर के मारता है, छल से मारता है। हाँ। तो उन्होंने वो कैरेक्टर मुझे दे दिया। अब मुझे डायलॉग याद करने का वो हो गया यार, वो याद करना पड़ेगा मुझे डायलॉग वगैरह, वो सारी चीजें। तो मैं थोड़ा थोड़ा उसके क्या एज थी उस समय? 12 साल तक। 12 साल। हाँ, उस समय मेरे को ऊपर थोड़ा सा बर्डन आ गया, तो थोड़ी सी शैतानियां थोड़ी सी कम करने लगा मैं कि ठीक है। तो वो जो डायलॉग याद करने का बर्डन, अब उन्होंने मुझे जानबूझ के वो दे दिया था डिप्टी कमिश्नर वॉर्डिंगटन। हाँ। और बाकी के जो मेरे दोस्त थे वो अंग्रेज बना दिया उनको। हाँ। तो हमारा पूरा ग्रुप काम में ज्यादा लग गया, मगर फिर भी थोड़ी बहुत शैतानी हम कैसे करते थे कि जैसे शो बाहर गया है, बस में जाना है, तो भाई बस में शायद बालाघाट में शो था, तो बस में हम लोग गए वहां पे, लेकिन बालाघाट से शायद जल्दी आ जाते हैं। हाँ। तो हम साथ में कीलें लेके गए थे। हाँ, बड़ी कील लेके गए थे, वो पटिये में ठोक के ले गए थे। हाँ। तो केवल इसलिए कि उस समय तक इतनी अक्ल बिल्कुल नहीं थी। हाँ। हम क्या कर रहे हैं, क्या, बस हमें वो था कि भाई वहाँ थोड़ा सा रुक जाएंगे तो ज्यादा मजा हो जाएगा। हाँ। तो हम वहाँ कील ले गए। जब सब लोग वहाँ तैयार हो रहे थे, तो हम लोग कुछ लड़के आ गए नीचे, वो कील पटिया बस के टायर के नीचे रखा। सारे लोगों ने मिलकर बस को धक्का दिया। बस पीछे हो गई और वो कीलें उसमें घुस गई। फिर पीछे से बस को फिर आगे धक्का दिया। हाँ। उसका वो कीलें वापस निकाली। अच्छा। हाँ, सबूत भी मिटाए। हाँ। तो वहां से कि वो पता न चले, शो हो गया, देखा तो हवा ज्यादा कम नहीं हुई, लेकिन फिर बीच में बस पंचर हो ही गई। हाँ। तो हम लोग वहां कुछ देर रुके, काफी टाइम रुक गए हम लोग, सब लोग ने काफी एंजॉय किया। फिर ऐसी दूसरी ट्रिप जानी थी, तो कीलो वाला आइडिया पता चल चुका था। अच्छा। मनीषा लुंगा में डायरेक्टर बन गई थी। हाँ। वो हमें वो ले जा रही थी भेड़ाघाट वर्कशॉप। उनको जैसे ही पता चला कि ये कीलो वाला कांड है, तो उन्होंने मुझे और मेरे एक दोस्त को बोला कि यार ये दोनों ना मेरे साथ ही रहेंगे अब। हाँ। तो हम लोग कोई एंजॉय नहीं कर पाए उस ट्रिप में। हम पूरे वो पिकनिक नाम के लिए पिकनिक लगे, हम उनके पीछे पीछे घूमना पड़ रहा था शैतानियों के चक्कर में। बम फोड़ते थे। वो बम वाला किस्सा सुनाओ ना, वो किस नाराजगी में फोड़ा था? सर वो ललितेश पांडे मैडम थी, तो वो बहुत चिल्लाती थी हमें। हाँ। खासकर मुझे तो वो चिल्लाती थी। तो उन्होंने उस दिन ना हमें बहुत तगड़ा चिल्ला दिया था। तो दिवाली का समय था, तो हम बम वगैरह ले गए पीछे टॉयलेट में, और मैंने बम को अगरबत्ती के साथ पीछे बांध दिया। उसकी वो जो रहता है ना, उसको अगरबत्ती के साथ बांध दिया और अगरबत्ती जला दी कि भाई जब तक नीचे आएगी तब तक हम रहेंगे नहीं, जब तक वो फट जाएगा। तो हमने वो बम पीछे लगा दिया टॉयलेट में।
अगरबत्ती जलाई और आके मैं पेंटिंग करने लगा पेंटिंग क्लास में। रेनू मैम हम लोग को पेंटिंग करा रही थी, हम लोग कर रहे हैं, बहुत देर हो गई, बम फट ही नहीं रहा, बहुत ज्यादा देर हो गई, 10-15 मिनट हो गया। हम सोच रहे यार बम तो नहीं फट रहा, इतनी देर में तो फट जाना चाहिए था। तो हमारे एक मित्र बोल रहा कि यार बम क्यों नहीं फट रहा, बुझ तो नहीं गया। मैंने कहा नहीं भाई नहीं बुझा होगा। तो नहीं मैं देख के आता हूँ। तो मैंने कहा नहीं भाई मत जा। तो नहीं मैं देख के आता हूँ। वो गया पीछे देखने, पिलर के पीछे रखा, हाँ उसने जहाँ का बम फट गया, फट गया, उसका नाम आ गया। अब वो मेरा नाम भी नहीं बोल सकता क्योंकि आपने तो मना किया था। हाँ तो मना किया था। अब वो फंस गया, उसको 1-8 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। कौन था वो अनुभव था। अनुभव तो उसको सस्पेंड कर दिया गया था। ये किस लड़कों ने तो बहुत शरारत कर ली, और वो जो गड़ा फाटक की शरारतें हैं ना जबलपुर के, वो तो मजेदार शरारतें होती। बाल भवन ने गड़ा फाटक को बहुत ज्यादा बदल दिया। बाल भवन वहाँ के बच्चों को वहाँ पे सोच नहीं सकते थे कि बच्चे इस चीज में, नहीं तो मैं भी शायद अभी थिएटर नहीं कर रहा होता, मैं पता नहीं क्या कर रहा होता। और यहाँ पे और भी बच्चे जो इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। इतने सारे मेरे मित्र हैं जिन्होंने फाइन आर्ट्स कर लिया, जो थिएटर में भी काम कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप्स में भले ही काम कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ बाल भवन की देन है। अगर बाल भवन नहीं होता तो शायद हम आज यहाँ बैठे नहीं होते। सर हम नींव भी कह सकते हैं ना, हम सबकी ज्यादातर लोगों की नींव बाल भवन ही है। हाँ। स्टार्टिंग पॉइंट जो आपका बिंदु है वो बाल भवन है। पूजा तुम्हारी शरारतें रह गई हैं। इसी से एक बात याद आती है जी, कि गुरुजनों का जो मार्गदर्शन है। हाँ। नहीं तो हमें क्या पता था कि थिएटर क्या है। हाँ। अगर इंद्र पांडे सर नहीं होते, पहले गुरु तो हम उन्हीं को मानते हैं। हाँ। कि उन्होंने हमारा पथ प्रदर्शन किया, हमें मार्गदर्शन दिखाया, तब हमें अरुण दादा मिले। और उसके बाद तो राह खुलती गई और चल रही है बस अनंत। अरुण दादा तो एक माने गॉड ऑफ थिएटर इन जबलपुर कह सकते हैं, कहना ही चाहिए। बहुत सौभाग्यशाली हर एक बच्चा जो उनसे जुड़ा हुआ है, जिसने उनको समझा है थोड़ा बहुत। बेटा मैं भी हूँ उसमें। ये संस्कार सबके अंदर रोपना, हमें भी नहीं पढ़ा जाता था बड़े बड़े नाटक, या पढ़ भी लिया बहुत मजबूरी से तो कितना समझ आया वो भी मायने रखता है। तो वो सब सिखाना और हमेशा दिमाग को बिजी रखना, अपने आप को व्यस्त रखना, एक टाइम पे बहुत सारे काम दे देना। और एक बार तो हम हार गए कि दादा ये ना चाहते हुए भी 8वां काम अगर हमसे छूट जाता है तो उसको कवर कैसे करना है। तो वो कहते हैं अभी क्या कर रही हो, देख रही हो, सुन रही हो, नाक अपना काम कर रही है, बोल रही हो, एक्शन कर रही हो, सांस ले रही हो ना, कितने काम एक साथ हो रहे हैं। वंडरफुल। तो इससे पता चलता है कि अभ्यास अपने आप को इतना परिपक्व कर दो। जब हम MPSD से पास आउट होकर आए थे तो तब लगा घर से दूर थे, मम्मी की थोड़ी मदद कर दें, ये वाली फीलिंग एक लड़की के अंदर आई कि अब हम थोड़ा सा यहाँ भी दे दें। जब हम अरुण दादा से मिलने गए तो कहते क्या चल रहा है, हमने कहा बस दादा सुबह उठे और मम्मी की हेल्प कर दी और ये वो। तो कह रहे हैं इसलिए भेजा था। तो ऐसे छोटे छोटे किस्से बहुत कुछ सिखाते हैं। और रही शरारतों वाली बात, तो स्कूल से ही कभी शरारतों से किसी का नुकसान नहीं हुआ। वो लिमिटेड और अनुशासन रहित तो नहीं कहेंगे, सहित, अनुशासन सहित शैतानियां हुई बचपन से। लेकिन हमारी मैम हमें बोलती थी बेशरम का फूल कछुए की खाए। अच्छा। इसको सुनने के लिए आज भी हम तरसते हैं कि इतने बेशरम का फूल कितना खूबसूरत होता है और बहुत खूबसूरत होता है, और कछुए की खाल ढीठ एकदम। और हमेशा परवरिश ही ऐसी हुई कि अच्छा लड़का ये कर रहा है हमें भी करना है। मतलब कहीं अपने आप को ऐसा कम नहीं आंका कि ये नहीं कर सकते या उनकी क्षमताएं अलग है, अपने आप को कम आंकना, ये सब तो नहीं था बचपन से। तो ये बॉयज की बातें सुनकर, क्योंकि हम गर्ल्स स्कूल से हैं, सेंट नॉर्बर्ट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, तो जब कोचिंग में या मोहल्ले के लड़कों से सुनते थे कि यार आज बंक मारेंगे और पता है वहाँ चलेंगे ऐसे, या गार्डन चलेंगे, तो छोटी छोटी शैतानियां झूठ बोल के चले जाना कहीं और फिर आकर सच भी बोल देना घर में। तो अब ये लग रहा था 12th में नहीं 11th आ गए थे हम, और हमें लग रहा था अरे हमने जीवन में बंक नहीं मारा,
इतना स्ट्रिक्ट स्कूल, बंक नहीं मारा हमने। और 8 लड़कियों का ग्रुप होता था, हम सबको पढ़ाते थे, हमें बहुत जल्दी कैच करते थे, मैथ्स वैथ्स बहुत अच्छी थी। तो कई बार शैतानियों में तो ऐसा भी होता था कि अच्छा कोई टफ वाला एक क्वेश्चन लिखा और सॉल्व करके बताओ, तो बिल्कुल ऐसे उठते थे ना एक्टर टाइप, और बढ़िया जल्दी ऐसा सॉल्व करना ऐसे, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था। हाँ। और खुद की कोशिश से फिर एक प्लानिंग की कि अपन बंक मारने की। 12th वाली दीदी लोग का वाइवा चल रहा था, वो उनके लिए गेट खुला हुआ था और आई कार्ड से फंस सकते थे, तो कुछ प्लानिंग करके हम लोग 8 के 8 12th की दीदी लोगों के साथ निकल गए। और इतने महान कि स्कूल में सब ढूंढ रहे हैं, घरों में फोन आ रहा है और हम अपने घर पे बैठे हैं, बंक मार के अपने घर आए हैं। और ये भी चल रहा, 8 को अपने घर घूमने थे कि पता नहीं अब कॉलेज में आगे कैसे क्या होगा। नानी को बता दिया था कि ये करके आए हैं, तो जब स्कूल से फोन आया तो नानी बोले हाँ आप चिंता मत करिए, वो यही है। दूसरे दिन जो पनिशमेंट मिली है, बैग उठा के और ग्राउंड के सर्कल, थोड़ा सा सख्ती है उसी स्कूल में, सेंट नार्बर्ट में बहुत ज्यादा, और बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत कुछ सिखा देता है। उसके बाद भी चतुराई ऐसी चल रही थी कि बाकी के 7 लोग पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हैं, असेंबली टाइम पूरी स्ट्रेंथ पूरे स्कूल की वही है, और हम ग्राउंड का चक्कर नहीं लगा रहे, हम उन स्टूडेंट्स का चक्कर लगा रहे। यहाँ से लंबा लेते थे, फिर स्टूडेंट का कट जाते थे, और ऊपर से देवदास सर हुआ करते थे हम, वो नोटिस कर रहे थे कि ये ओवर स्मार्ट बन रही है। फिर वो 7 तो छूट गए जिन्होंने पूरे चक्कर लगाए हुए थे, फंसे हाथ, तो उसको रिपीट करना पड़ा। बड़ी इनोसेंट शरारतें होती हैं बच्चों की, और दर्शक सोच रहे होंगे मैं अपना फेस नहीं दिखाता, तो मैंने प्रॉमिस किया है कि जब तक ये चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाएगा तब तक अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। और मोनेटाइज कराने का उद्देश्य ये है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उद्देश्य ये है कि यह चैनल रेड क्रॉस सोसाइटी को समर्थन करता है, और इससे जो आय होगी उसका निश्चित हिस्सा, और अच्छा हिस्सा, क्योंकि हम यहाँ पे रिवील नहीं कर सकते हैं, वो हिस्सा हम रेड क्रॉस सोसाइटी को देंगे। और ये हमने पहले भी किया है और अब इसे नियमित रूप से देंगे। अक्षय, बाल भवन और MPSD, ये इनके बारे में आपके क्या विचार हैं? सर, MPSD बाल भवन के कारण पॉसिबल हुआ, क्योंकि बाल भवन में थिएटर करते थे, उसके बाद हम दूसरी संस्थाओं से जुड़े, विवेचना रंगमंडल से, वहाँ काम किया। तो MPSD में जाने के लिए, क्योंकि एक प्रोसेस होता है कि ऑल ओवर इंडिया से टोटल 25 बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया से, हर जगह से। तो किस एज में करते हैं? बहुत सर, किस एज में? MPSD आफ्टर ग्रेजुएशन, हाँ, अंडर 30 है ना, हाँ, तो 30 साल से कम उम्र के बच्चों को वहाँ लिया जाता है, 18 साल से ऊपर। तो ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म्स आते हैं, उसके लिए भरते हैं। तो बाल भवन से जो सीखा, उसके बाद जो प्रोफेशनल ग्रुप से जुड़े, उसके बाद MPSD में दाखिला मिला हमें। वहाँ पे करके बाल भवन में तो हमारा बहुत सारा बेसिक क्लियर हो चुका था। और बाल भवन क्योंकि 2007 से हम बाल भवन में कर रहे थे, 2007 से 2018 11 साल हो चुके थे हमें करते हुए, तो हमारा बेसिक और नींव बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। कि जब MPSD में मेरा सिलेक्शन हुआ तो एक अंदर से पता चल जाता है कि आपने क्या परफॉर्म किया है, कैसे परफॉर्म किया है, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो जबकि मेरी MPSD के ऑडिशन के समय इतनी ज्यादा तैयारी नहीं थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो हमने वो कॉन्फिडेंस मैंने तुम्हारे चेहरे पे देखा था। जी 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 सर, वो चाहे अरुण दादा हो, काशीकर जी हो, जिनसे हमने सीखा, संजय दादा, सीताराम दादा, तपन दा, जिनके अंडर में, सबके अंडर में हमने काम किया, तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम यहाँ सिलेक्शन हमारा बहुत इजीली हो जाएगा। और चूंकि 2014 से जो 4th बैच था MPSD का, तो उससे लगातार आना जाना रहता था MPSD में, क्योंकि हमारे और भी मित्र हैं। लगातार 2013-14 से, जब से MPSD खैर खुला है, जब से, तो कई बार ऐसे जो उनका नवागत फेस्टिवल होता था MPSD का, तो उसमें हम जाते थे, एज ए म्यूजिशियन भी हम गए हैं। तो पहले भी वहाँ के टीचर्स की नजर में हम रहते थे। आप तो दिल्ली भी गए हो?
बाल भवन से? हाँ सर, बाल भवन से दिल्ली गया हूँ मैं। एक वर्कशॉप में भी गया हूँ और बालश्री के लिए भी, बालश्री के लिए भी, बालश्री अवार्ड उसके लिए। तो मतलब आप बुनियाद मानते हो MPSD? हाँ सर, MPSD की बुनियाद बाल भवन था, बाल भवन, बाकी थिएटर ग्रुप्स थे। पूजा, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है बाल भवन और MPSD के बारे में? सर, जैसे अगर हम एक टारगेट रखते हैं, बाल भवन वो सीढ़ी है जब हमें टारगेट ही नहीं पता था। हाँ। तो वो फर्स्ट बिंदु, जिससे फिर बिंदु बनते गए, लाइन बनती गई, अब सर्कल बन रहा है, तो वो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट ही बाल भवन। और उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा। इन पांडे सर मिले, फिर उन्होंने दूसरे पांडे जी दिए हमें, आगे पांडे जी, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स आज के दौर में जो आ रहे हैं, या बीच बीच में कई बार 2014 के बाद भी कई बच्चों को लेके आए, तो उनका ये मानना था कि ये बहुत मेरा बच्चा परफेक्ट है, तो उनके लिए क्या मैसेज है? सर, अभी हम स्कूल में ही हैं, जैसा कि आप जानते हैं, बतौर एक थिएटर टीचर। हाँ, तो इसीलिए प्रश्न तुम्हारी तरफ था। हाँ जी सर, हर एक माता पिता को यही लगता है कि हमारा बच्चा ही सर्वश्रेष्ठ है। हाँ। उनकी मानसिकता, बच्चे की एनर्जी को सही जगह एंगेज करना, बच्चा क्या करना चाहता है उसको जानना, उसको समझना। उसको कहते हैं ना, ये मत करो बेटा, अरे इसको हाथ मत लगाओ, वो जरूर लगाएगा। ये मानसिकता है, बच्चे की साइकोलॉजी है। अच्छा, मैंने मना किया कि इसको नहीं देखना है तो मैं देखूंगा। तो अगर वो करना चाहता है कुछ भी, दूसरी मानसिकता उसको करने दिया जाए। दूसरी बात ये कि रोक टोक ना की जाए। अगर वो करना चाह रहा है कि हाँ फोक डांस सीखूंगा मैं, कथक सीखूंगा, तो सीखने दिया जाए, क्योंकि उसकी एनर्जी है ना, उसको सही जगह यूटिलाइज करना है उसको। हमें तो यही लगा कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपने क्या क्या किया, इतना वर्थ इट था वो कि आप कब गए। और अरुण दादा ने तो ऐसी पूरा दिनचर्या ही ऐसा डिजाइन कर दिया था, सुबह 5 बजे उठो, 6 बजे निकल जाओ। योग, जिम, संस्कृत मास्टर्स चल रहा था, RDBB से डिप्लोमा भी चल रहा था। तो पहले बॉबी दादा के जिम भेजते थे, वहाँ अरुण दादा के पापा हमें संस्कृत सिखाया करते थे छुट्टियों में। और बाकी की दिनचर्या की RDBB से इतना जुड़ाव है कि पहले योग किया वहाँ पे डिप्लोमा, फिर मास्टर्स। 5 बजे छूटे, 5 बजे छूटने साथ, और ये सब साइकिल से हो रहा था। साइकिल से RDBB जाना, वहां से यहाँ आना। अपना भातखंडे भी बहुत अहम भूमिका रखता है। वहाँ पे भी हमें कंफ्यूजन हुआ था कि अब कथक करना है कि शास्त्रीय संगीत करना। फिर क्या किया? पहले कथक किया, मतलब दोनों कर लिया, फिर शास्त्रीय संगीत किया। तो उसके बाद फिर भागना थिएटर के लिए, विवेचना रंगमंडल। फिर वहाँ पे नहीं तो ऐसा नहीं होता कॉकटेल हो गया हो, मिक्स हो गया हो? बिल्कुल, और स्वाद भी बिगड़ जाता है ना, बहुत सारी चीजें एक साथ मिला दी जाए। दिमाग में सबके लिए अपनी एक जगह है। अच्छा, ऐसा नहीं, हमें ऐसा लगता है थिएटर है तो वो टाइम थिएटर का ही है। आप जहाँ हो उस समय वहाँ रहो। हम यहाँ हैं, अभी हम यहीं हैं और कहीं नहीं है। श्रोताओ, ये तो थी पूजा और अक्षय बनने की प्रोसेस। इस पे हमने चर्चा की, लेकिन उपलब्धियां भी हैं। आगे के सवालों में हम इनकी उपलब्धियों की चर्चा करेंगे, और ये उपलब्धियां बच्चों को बहुत कुछ देने जा रही हैं। बातचीत जारी रहेगी प्रोग्राम की अगली कड़ी में, और हम अक्षय से जानेंगे कि आखिर क्यों लग रहे हैं रेपेट्री यानी कि प्रशिक्षण अनुदान पर सवालिया निशान।